नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। शंकर को इस तरह से रोशनपुर से सबसे अधिक सुकून विष्णु को ही था। अब कोई उसे कुछ कहने वाला नहीं था। वह मन ही मन सोचता था कि ये शंकर का बच्चा रोशनपुर का बहुत बड़ा बदमाश बनता था। साला पुलिस के डर से ऐसा भागा कि वापस लौटा ही नहीं। भगवान करे कि वह कभी रोशनपुर लौटकर ही न आए। साले ने बिना बात में ही जीना दूभर कर रखा था। लोफर कहीं का नूतन को अपने इश्क के जाल में फंसाने चला था। इंटर के अर्धवार्षिक परीक्षाएं समाप्त हो चुकी थी। विष्णु बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी में जुटा हुआ था। वह रोज सुबह शाम बगल में कॉपी किताब संभाले प्रकाश नारायण सर के घर जाता था। प्रकाश नारायण सर अभी से ही उसे आईएएस की तैयारी भी करवा रहे थे। उन्हें विष्णु की योग्यता पर पूर्ण विश्वास था। वह उसे अंग्रेजी बोलने का अभ्यास करवाते। वे उसके लिए ही रोज अंग्रेजी का अखबार लेते थे। विष्णु उसे देर रात तक पढ़ता रहता था। कठिन शब्द डिक्शनरी से देखकर एक कॉपी में नोट करता जाता था। सुबह सुबह उठकर उन्हें दोहराता था। प्रकाश नारायण सर उसे अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाने रहने के लिए जोर देते रहते। नूतन भी इस साल इंटर में दी थी। प्रकाश नारायण सर नूतन से कहते, तुम दोनों आपस में अंग्रेजी में ही बातचीत किया करो। तुम विष्णु से अंग्रेजी में प्रश्न करो, वह अंग्रेजी में ही जवाब देगा। तुम दोनों सारा कुछ अंग्रेजी में ही बोला करो। पहले गलती करोगे, फिर धीरे धीरे सही अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे। रासायनिक सेवा में अंग्रेजी का बहुत महत्व है। इस विदेशी भाषा का अधिकारी वर्ग अब भी गुलाम है। हमारे यहाँ आज भी अंग्रेजी में ही न्याय मिलता है। देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट में आज भी इस गुलामी की भाषा में ही बहस करते हैं। जज भी अंग्रेजी में ही फैसला सुनाते हैं। अच्छी अंग्रेजी न आने से अभी जातीय वर्ग हमें हीन समझने लगता है। सच तो यही है कि हम लोग आज भी अंग्रेजी मानसिकता के गुलाम हैं। किसी को फरीदार अंग्रेजी बोलते देख कर अधिकारी वर्ग भी सहम जाता है। वह उसे अधिक महत्व देता है। उसका काम भी प्राथमिकता से करता है। विष्णु सर की बातें बड़े ध्यान से सुनता और उन पर अमल भी करता। पहले नूतन को विष्णु के सामने बैठे बहुत शर्म आती थी। वह भी तो जवानी की दहलीज में कदम रख चुकी थी। जिस तरह से मन की भाषा को पढ़ लेता है, उसी तरह देह की भाषा पढ़ना भी खूब अच्छी तरह से जानती है। कैसी प्यार भरी नजरों से वह उसे ताका करता था। नूतन के दिल की धड़कनें भी बढ़ जाती थी। लज्जा के कारण वह उसे बात ही नहीं कर पाती थी। बिल्कुल यही हाल विष्णु का भी था। फिर धीरे धीरे उन दोनों की झिझक कम होती चली गई। वे दोनों आपस में खुलते चले गए। अब दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत सुखद लगने लगा। दोनों दिन भर अंदर के कमरे में बैठे बैठे बातें करते रहते थे। बीच बीच में एक बेच पठाने के बाद प्रकाश नारायण सर कमरे में आकर पूछते, अरे विष्णु को चाय दी? देखो तो 4 बज गए हैं। चाय नाश्ते का समय हो गया है। केवल पढ़ाई लिखाई से ही काम नहीं चलता। बीच बीच में पेट पूजा भी करते रहना चाहिए। विष्णु झिझकता हुआ कहता, नहीं सर, चाय की मुझे तलब नहीं है। चाय तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। अरे नहीं, तलब क्यों नहीं? चाय से तो चुस्ती मिटती है। बीच बीच में कुछ खाते पीते रहने से शरीर चुस्त दुरुस्त बना रहता है। दिमाग भी तरोताजा रहता है। मैं ही देखो, दिन भर में न जाने कितने कप चाय भी पी जाता हूँ। अगर हर बच पढ़ाने के बाद आधा कप चाय न पीऊं तो भला इतनी मेहनत कर पाऊं? कौन कहता है कि चाय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है? अरे ये तो कलयुग का अमृत है। कुछ भी संकोच न करो विष्णु, इसे भी अपना ही घर समझो। सर उसकी पीठ पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कहते तो वह और भी अधिक संकुचित हो जाता। तब तक नूतन चाय बनाने के लिए उठ जाती थी। साथ में फटाफट प्याज आलू के पकौड़े भी बनाकर लाती थी। उसे सब पता था कि विष्णु को क्या क्या पसंद है। विष्णु कहता, अरे ये सब क्या है?
इतना कष्ट करने की आवश्यकता थी नूतन जी? रोज इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझी? नूतन हंसती हुई कहती, इसमें कष्ट की क्या बात है? अभी तुमने सुना नहीं कि पिताजी क्या कह रहे थे कि इसे अपना ही घर समझो। सुनकर विष्णु मुस्कुरा देता है। वह एक आंख दबाकर पूछता, और आपको किसका समझूं, मैडम, अपना या पराया? नूतन और भी मुस्कुराए उठती। उसका सर्वांग पुलकित हो उठता, रोम रोम प्रीत के उल्लास में डूब जाता। वह मानिनी नायिका सी शरारत से मचल कर कहती, देखो, कभी ऐसी वैसी हरकत मत कर बैठना, नहीं तो मुझसे पीटे बिना नहीं रहोगे। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा तुम समझ रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा कहते? कोई देख ले तो क्या सोचे? पापा जी ने तुम्हें बहुत लिफ्ट दे रखी है मिस्टर। हाँ, तो आप भी थोड़ी सी लिफ्ट दे दीजिए ना। कहते हुआ वह दूर से ही चुम्बन लेने के अंदाज में अपने होठ सिकोड़ देता है। तत् बदतमीजी नहीं, नूतन उसे बनावटी गुस्से से धड़कती। वह मुस्कुराता हुआ चाय पीने लगता, पकोड़े खाकर कहता, वाह जी, क्या पकोड़े बनाए हैं आप, और क्या क्या बना लेती हैं नूतन मैडम जी? सब कुछ, अच्छा खाना, अच्छी मिठाई और लौकी के कोफ्ते मैं बहुत अच्छे से बनाती हूँ। कभी बनाकर खिलाओगी तुम्हें? सच सुनकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। लेकिन भाई, अब तुम सारी बातें अंग्रेजी में ही किया करो। सर हमें हिंदी में बोलता हुआ सुन लगे तो नाराज होगे। मुझे अंग्रेजी सिखाने के लिए ही तुम्हें लगाया गया है मास्टर जी। ये सब सुनकर नूतन खिलखिलाकर हंसी पड़ती। प्रकाश नारायण सर की लड़कियां थी। मझली का नाम ममता और छोटी का नाम सुनीति था। घर में प्यार से सब उसे सुम्मी कहते थे। लड़का एक भी नहीं था। सबसे बड़ी लड़की नूतन इसी साल इंटर की परीक्षा देने वाली थी। बीए या एमए कर लेने के बाद ही उसकी शादी कर देने का विचार था। सो विष्णु से प्रकाश नारायण ने बहुत सारी आशाएं बांध रखी थी। मन ही मन वे उसे अपना दामन मान चुके थे। ऐसा लड़का उन्हें मिलता भी कहा। ऊंचा कद, गोरा रंग, उठी हुई नाक, भरा हुआ चेहरा मोहरा, अच्छा स्वास्थ्य, होशियार इतना कि अध्यापक भी उसका लोहा मानते थे। उसके हमेशा 90% से ऊपर ही नंबर आते हैं। उसे हमेशा ही स्कॉलरशिप मिलती थी और इन सब के ऊपर वह उनका बहुत ही मान सम्मान करता था। मजाल क्या जो उनकी कोई बात टाल जाए। फिर वह था भी उन्हें भी बिरदारी का। वह जानते थे कि ऐसा लड़का तो उन्हें चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। विष्णु गरीब घर का लड़का था। पिता नहीं थे। माँ ही उसे मेहनत मजबूरी करके पाल रही थी। वह भी ट्यूशने कर कर उनका हाथ बटाता था। अपने जीवन काल में उसके पिताजी किसी लाला के यहाँ मुंशी थे। एक दिन अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और जब तक उन्हें अस्पताल ले जाया गया उनका देहांत हो गया। बेचारी माँ ने ही किसी तरह दूसरों के घर में काम काज करके उसे पाला पोसा। उसके बस यही एक साथ थी कि विष्णु को पढ़ लिखकर एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए तो उसका बुढ़ापा सुख से कट जाए। प्रकाश नारायण सर सब समझते थे। वे उसके घर की माली हालत से भली भांति परिचित थे। लड़के के सिर पर पिता का साया नहीं था। वे भरकस उसकी सहायता करने की कोशिश करते थे। उसे अच्छी किताबें देते थे, मुफ्त पढ़ाते थे। अपनी बेटी के साथ उसको घुलने मिलने की पूरी आजादी देते थे। वह अभी से अपना जाल बिछा रहा था। उन्हें विश्वास था कि एक न एक दिन यही विष्णु बहुत ऊपर तक पहुंचेगा। वह उसकी प्रतिभा से बहुत ही प्रभावित थे। उन्हें यकीन था कि विष्णु को कोई भी ताकत फर्श से फर्श तक पहुंचने से ही नहीं रोक सकती। एक दिन वह इतनी ऊंची छलांग लगाएगा कि उसके साथ के अन्य लोग उसे कोसों पीछे रह जाएंगे। तब वे उसे अपने एहसानों की कीमत वसूल करेंगे। अभी तो वो विष्णु पर अपने एहसानों का बोझ लादे जा रहे थे। वे हमेशा उसे समझाते, देखो विष्णु, सिविल सर्विस के लिए अच्छी अंग्रेजी होना बहुत जरूरी है। तुम उठते बैठे, रोते गाते, लड़ते झगड़ते हर समय अंग्रेजी में ही सोचा करो, अंग्रेजी में ही बात किया करो, समझे? आज भी अभिजात वर्ग की ही यही भाषा है। जो भी व्यक्ति ये भाषा अच्छी तरह से जानता है उसे वे लोग अपनी बिरदारी में शामिल कर लेते हैं।
अंग्रेजी न जाने वाले को वो लोग डोइम दर्ज का इंसान मानते हैं। विष्णु भी हर बार उनसे यही कहता, जी सर, जैसा आप कह रहे मैं वैसा ही करूँगा। वैसे भी अंग्रेजी बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं जल्दी ही अंग्रेजी बोलना सीख लूंगा। मैं आपकी अपेक्षाओं पर एकदम खरा उतर कर दिखाऊंगा सर। वे उनकी बात सुनकर गदगद हो जाते थे। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहते, वेरी गुड भाई, माय बॉय, आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। फिर वे विष्णु की माँ से कहते, बहन जी, बहुत ही होनहार बेटा है आपका। देखिएगा एक दिन अपने इस रोशनपुर शहर का नाम रोशन करेगा। ऐसे लड़के तो लाखों में एक दो ही होते हैं। मैंने इसकी प्रतिभा पहचान ली है। आप तो बहुत ही भाग्यशाली है बहन जी। इस सब सुनकर विष्णु की माँ प्रभावती भी गदगद हो जाती। भला किस औरत को अपनी संतान की प्रशंसा अच्छी नहीं लगती। वे कहती, भाई साहब, आप विष्णु के लिए जितना करते हैं उतना तो कोई सगा संबंधी भी नहीं कर पाएगा। उसका एहसान तो मैं 7 जन्मों में भी नहीं चुका पाऊंगी। प्रकाश नारायण सर ये सब सुनकर मनी मन बहुत खुश होते, हंसते हुए कहते, अरे इसमें एहसान की क्या बात है बहन जी। मैं तो विष्णु को गैर मानता ही नहीं हूँ, अपने बेटे जैसा ही मानता हूँ। ऐसे प्रतिभाशाली लड़के के लिए कुछ करके खुद मुझको ही आत्मसंतुष्टि मिलती है। अध्यापक का काम ही छात्रों की प्रतिभा को निखारना है। हीरे को तराशने से ही उससे निखार आता है। जितना वह निखर जाता है उसका कीमत भी उतना ही बढ़ती जाती है। मैं तो वही काम कर रहा हूँ बहन जी। प्रेम बिहारी को अखबार के दफ्तर में सूचना देने की जरूरत नहीं पड़ी। थाने में एफआईआर भी उन्हें नहीं लिखवानी पड़ी। एक दिन डाकिया आकर उन्हें शंकर का एक पत्र दे गया। पत्र में उसने लिखा था कि वह जहाँ कहीं भी है एकदम ठीक ठाक है। वह बढ़िया नौकरी कर रहा है और बहुत ही आराम से एक सज्जन व्यक्ति के यहाँ रह रहा है। उसे यहाँ किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। अंततः उसके लिए कोई भी परेशान न हो। उस दिन उससे वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई थी। इसके लिए वह प्रभु दयाल सर एवं अन्य सभी लोगों से भी क्षमा चाहता है। उसे ढूंढने की कोशिश न की जाए। कुछ दिन बाद वह स्वयं ही वापिस आ जाएगा। पत्र पढ़कर आज बहुत दिनों बाद प्रेम बिहारी ने संतोष की सांस ली थी। इतने दिनों से उसके दिल पर क्या बीत रही थी ये तो बस वही जानते थे। आज उनके दिल से मनोबोझ हट गया था। आखिरकार शंकर उनका एक लौटा बेटा था। उन्होंने पत्नी को एक खबर दी तो वह भी खुश हो उठी, पर ये जानकर उदास भी हुई कि शंकर ने पत्रों में अपना पता नहीं लिखा था। बस पोस्ट ऑफिस की मोहर देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि पत्र कानपुर से आया है। उसे उदास देखकर प्रेम बिहारी ने समझाया, गीता परेशान न हो, भगवान का शुक्र है कि हमारा शंकर ठीक ठाक है। भगवान उन सज्जन व्यक्ति का भला करें जिन्होंने उसे अपने घर में पनाह दे रखी है। उसने लिखा है कि वह जल्दी ही घर वापिस आएगा। भगवान पर भरोसा रखो गीता और अपना ठीक से ख्याल रखो। अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा शंकर एकदम ठीक ठाक है। गीता बेचारी क्या कहती, वह चुप ही रही। उस शाम को वह नेहरू पार्क से पास स्थित शिव मंदिर में प्रसाद चढ़ाई और इससे अधिक वह बेचारी कर ही क्या सकती थी। दिसंबर का महीना गया था। शंकर को रोशनपुर से भागते हुए 1 महीना हो गया था। एक दिन अचानक दोपहर के समय किसी ने प्रभु दयाल सर का दरवाजा खटखटाया। वे खाना खाकर जरा लेटे ही थे कि अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाते हुए आवाज दी, मास्टर प्रभु दयाल जी है क्या? खटखटाहट सुनकर वह उठ बैठे। कौन? पोस्टमैन। किसका पत्र है भाई? उन्होंने दरवाजे पर आकर पूछा। आपका ही है मास्टर साहब। कहते हुए पोस्टमैन ने पत्र उन्हें सादर पकड़ा दिया। पत्र हाथ में लेकर प्रभु दयाल सर ने उसको उलट पुलट कर देखने लगे। पत्र उनका ही था, पर वह समझ नहीं पा रहे थे कि किसने उन्हें ये पत्र लिखा है। आखिर उन्होंने पत्र खोल डाला। आश्चर्य, पत्र शंकर का था।
वे हतप्रभ हो उसे पढ़ने लगे। शंकर उन्हें पत्र लिखेगा, ऐसी आशा उन्होंने कभी सपने में भी नहीं की थी। उसने लिखा था, आदरणीय गुरुजी, सादर चरण स्पर्श। आशा है अब तक आपने मुझे क्षमा कर दिया होगा और मेरे सारे अपराध भुला दिए होंगे। मैं जानता हूँ कि आप अपने विद्यार्थियों से बहुत दिनों तक नाराज रह ही नहीं सकते। उस दिन जो कुछ हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा और दुखी हूँ। आप तो जानते ही है कि मैं कभी भी पढ़ाई लिखाई में बुरा नहीं रहा। औसत बुद्धि वाले विद्यार्थियों से प्राय तेज ही रहा हूँ। यदि मन लगाकर पढ़ूं तो अब भी विष्णु जैसे स्कॉलर लड़का को पीछे छोड़ दूं। परंतु मेरी छोटी सी गलती के कारण अब तो मेरा पढ़ना लिखना ही बंद हो गया है। खैर, पढ़ लिख कर होता भी क्या, बिना रिश्वत बिना सिफारिश के आजकल नौकरी भी कहाँ मिलती है। और मैंने तो सर हाई स्कूल में आते ही सोच लिया था कि बड़ा होकर मैं राजनीति में जाऊंगा। उसके लिए पढ़ने लिखने का कोई खास जरूरत भी नहीं है जिसके लिए रात दिन एक किया जाए। इसके लिए तो मैंने तिकड़मबाज, दबंग और बेशरम होना ही काफी है। यही राजनीति का असली हुनर है। नकल करने के लिए उस दिन जितना दोषी मैं था उससे अधिक कुछ अन्य लोग भी थे। प्रकाश नारायण, शिव कुमार, संजय मिश्रा, शिवलाल, इस सभी अध्यापक भी। ये लोग कहने को तो अध्यापक है पर कभी भी क्लास में इन लोगों ने ठीक से नहीं पढ़ाया। ये लोग घर में ही ट्यूशन का मेला लगाते रहे। ये लोग साल भर सरस्वती को बेच बेच कर लक्ष्मी पैदा करने की होड़ में लगे रहे। जो छात्र इन अध्यापकों से ट्यूशन नहीं पढ़ते उन्हें ये लोग कम नंबर देते हैं। जिन लोगों ने प्रकाश नारायण सर से ट्यूशन पढ़ी उससे शिव कुमार सर नाराज रहने लगे। उन्होंने क्लास में जब फिजिक्स बिल्कुल पढ़ाई नहीं तो मैं एग्जाम में नकल क्यों नहीं करता भला। आपने मुझे तो नकल करने की सजा दी। मेरा एक साल खराब हो गया। मेरी पढ़ाई लिखाई छूट गई। आगे का सारा करियर चपेट हो गया। पर इन लोगों के अपराधी आपने क्यों सजा दी। मैं आपसे क्षमा याचना सहित यही कहना चाहता हूँ सर कि अगर आपको सुधारना है तो पहले इस सिस्टम को सुधारिए, तभी ये देश सुधर पाएगा। बताएगा, इतना हौसला है आपने। आपकी कृपा से मैं यहाँ ठीक से हूँ, नौकरी कर रहा हूँ और खूब आराम से रह रहा हूँ। आशा है कि आप भी स्वस्थ और सानंद होंगे। उस दिन के लिए मैं आपके पूर्ण हृदय से क्षमा चाहता हूँ। आपका ही शंकर। पत्र पढ़कर प्रभुदयाल सर किरकिट मुठ से कुछ देर बैठे बैठे सामने लगे महात्मा गांधी के चित्र की ओर देखते रहे। फिर हठात उनकी आंखों के आंसू निकलकर पत्र को भिगोने लगे। उन्हें तुरंत इस बात का एहसास हो गया कि जो लड़का ऐसा पत्र उन्हें लिख सकता है वह पढ़ाई लिखाई में तो कदापि कमजोर नहीं हो सकता। तो क्या एग्जाम में नकल करके शंकर अपना विरोध प्रकट कर रहा था। उस दिन प्रभुदयाल सर को लगा कि वह अनजाने में ही एक बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं। जो असली दोषी है उनको सजा देने की बजाय वह एक निर्दोष बालक को सजा दे बैठे हैं। उनकी एक छोटी सी गलती के कारण उसकी पढ़ाई लिखाई छूट गई। डर कर वो अपना घर, अपने माँ बाप को छोड़कर भाग गई। पता नहीं क्या होगा बेचारा। सोचकर उनका मन उद्विग्न हो उठा। हठात उन्होंने पत्र को ध्यान से देखा। उसमें कानपुर शहर की मोहर लगी हुई थी। कानपुर महासागर की इस किस मोहल्ले के किस मकान में वह इस समय क्या कर रहा है। काश इस क्षण वह ये सब कुछ जान पाते तो उसके मन को कितनी शांति मिलती। वे अभी इसी समय उसे ले आने कर निकल पड़ते। फिर उनसे घर पर बैठा नहीं गया। शाल लपेट कर वो धीरे से घर से बाहर निकल गए। मन में पश्चाताप से भरा हुआ था। वह बढ़ते चले गए और हठात लाला प्रेम बिहारी के घर के सामने जा खड़े हुए। अंदर से कुड़ी लगी थी। वे कुछ देर तक बाहर दरवाजे के पास खड़े खड़े न जाने क्या सोचते रहे। एक बार उन्होंने सोचा कि चलो लौट जाए। इस समय तो प्रेम बिहारी दुकान से घर पर खाना खाने आया होगा। बेचारा बेकार में ही परेशान हो जाएगा। लेकिन मन न माने, आखिरकार उन्होंने दरवाजा खटखटाया ही दिया। लाला प्रेम बिहारी ने आकर दरवाजा खोला। प्रभुदयाल सर जी को अपने दरवाजे पर खड़ा देखकर वे हतप्रभ रह गए। प्रेम बिहारी ने जल्दी से दरवाजा खोलकर उन्हें बैठक में बिठाया।
फिर वो अंदर चाय के लिए कहने दौड़े। कुछ ही देर बाद गीता चाय नाश्ता लेकर आई। उसने चरण स्पर्श करके प्रभु दयाल जी से आशीर्वाद लिया। उनकी चाय पी लेने के बाद प्रेम बिहारी ने पूछा, बाबूजी, आपने कैसे कष्ट किया? किसी से कहला दिया होता तो मैं खुद उपस्थित हो जाता। प्रभु दयाल सर जानते थे कि 1 महीने से इसका पुत्र घर पर नहीं आया है। इसके मन में अपार दुख है, फिर भी उनके लिए वही पहले जैसा ही सम्मान है। उनसे इस तरह सम्मान पाकर जैसा उनका दुख और भी बढ़ा जा रहा था। वे भर आए और गले से बोले, बेटा प्रभु, आज शंकर का एक पत्र मेरे पास आया है। पत्र पर लगी मोहर देखकर ये अंदाजा तो लग गया है कि वह पत्र कानपुर से आया है, परंतु उसमें उसका पता नहीं लिखा है। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, अब मेरी उम्र काफी हो गई है, मुझसे अब अधिक चला नहीं जाता है, नहीं तो मैं ही उसे ढूंढने चला जाता। प्रेम बिहारी ने घर पर आए शंकर के पत्र का जिक्र न करना ही ठीक समझा। वे पूरे सम्मान के साथ बोले, बाबूजी, आप परेशान न हो, वो तो आवारा लड़का है, अपने आप ही घर से भागकर चला गया था। देखिएगा, एक दिन अपने आप भी आ जाएगा। गुरुजनों का अपमान की सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए ना। प्रभु दयाल सर बोले, ना ना बेटा, अब नहीं, अब बहुत हो गया। तुम मेरे भतीजे को संग लेकर कल ही कानपुर जाओ। लेकिन बापूजी, इतने बड़े शहर में उसे ढूंढेंगे कहाँ? सो तो है, पर प्रयास करके दिखने में भला क्या हर्ज है? हाँ, प्रयास करने से ही तो दुनिया के काम आगे बढ़ते हैं। यूं अकर्मण्या बैठे रहने से तो कुछ होता हवाता नहीं है। थोड़ा सोचने के बाद प्रेम बिहारी बोले, जैसे आपकी इच्छा बाबूजी, आशुतोष को कष्ट देने की क्या जरूरत है? मैं कल ही कानपुर निकल जाऊंगा। वहाँ मेरे कई परिचित और रिश्तेदार हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। आपके आशीर्वाद से कोई न कोई सुराग तो मिलेगा ही। प्रभु दयाल सर ने सोचा, वाह, कैसा बाप का दिल है रे। लड़का इतने दिनों से घर से गायब है, कोई फिक्र ही नहीं है। खुद ही खोज करने जाना चाहिए था। कहने के लिए आए तो कह देगा, जैसे आपकी इच्छा। वे बोले, हाँ जरूर जाओ, कल ही निकल जाओ प्रेम बिहारी बोले, हाँ बाबूजी, जब आपकी आज्ञा हो गई तो कल ही निकल जाऊंगा। आप परेशान न हो, मुझे भी तो बेटे से मोह है, निकम्मा ही सही। इसके बाद प्रभुदयाल सर बहुत अधिक नहीं रुके। उन्हें मालूम था कि प्रेम बिहारी को अभी खाना खाकर फिर से दुकान जाना है। संकोच के मारे उनसे तो कुछ कहेगा नहीं। घर लौटे समय भी उनका मन बहुत अशांत रहा। कमलेश पाठक दयानंद कॉलेज के प्रिंसिपल थे। सुदूर शहर से एक दिन आकर इस कस्तूरबा शहर के कॉलेज में प्रिंसिपल बना था। अभी उसकी उम्र बहुत कम थी, बस पढ़कर निकला ही था। पढ़ाई लिखाई में मेधावी रहा था, अपने कॉलेज का टॉपर था, हमेशा प्रथम श्रेणी में ही पास हुआ था। फिजिक्स में पीएचडी करने के बाद ही एकदम से प्रिंसिपल बनकर इधर आ गया था। उस समय पीएचडी बहुत कम लोग किया करते थे। सुनने में आ रहा था कि वह शीघ्र ही डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर होकर चला जाएगा। यहाँ आकर तो बस अपना समय काट रहा है। जब शुरू में वह यहाँ आया था तो प्रभुदयाल सर के यहाँ भी कई महीनों तक बना रहा था। वह सुदूर शहर से यहाँ आया था। उसका मन इस नए माहौल में न जाने कैसा उद्विग्न सा हो गया रहा था। कस्तूरबा शहर के वातावरण में उसे कभी कभी कड़ी रूप होने लगती थी। कॉलेज की घिनौनी राजनीति से उसका जी घबराने लगता था। प्रभुदयाल ने उसे अपने लड़के की तरह रखा। उन्हें ही घर रहकर कमलेश जी ने सर का सादा जीवन देखा था। उन्होंने कैसे अपने देश की स्वतंत्रता खातिर अपने परिवार की आहुति दी थी, ये सब भी उसने जाना सुना था। प्रभुदयाल सर कमलेश से कहते, आज अगर मेरा बेटा होता कमलेश, तो वो शायद तुमसे भी उम्र में बड़ा होता। कमलेश जी कहते, सर मुझे भी आप अपने बेटे की तरह ही समझिए ना। सुनकर वह अखंड स्नेह में डूब जाते। तुम भी तो मुझे अपने बेटे जैसे ही प्रिय हो, वह कहते हैं। उस दिन की घटना से त्रस्त होकर उन्होंने कॉलेज जाना छोड़ दिया था। अब अंग्रेजी और हिंदी के पीरियड लेते हुए उनका मन नहीं लगता था। बहुत अलग
शौक से वो बच्चों को पढ़ाया करते थे, पर फिर भी क्या वे उनका कुछ भला कर पाए थे? वे इन दिनों बड़ी उलझन में थे। उन्हें क्या अब बच्चों की पढ़ना छोड़ देना चाहिए? ऐसा करना तो अपने कर्तव्य से विमुख हो जाना है। हर एक इंसान को निस्वार्थ होकर मरते दम तक अपना कर्म करते रहना चाहिए। गीता में भी तो लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलेतु भूर्मा ते संगो स्वकर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसीलिए तू कर्मों के फल हेतु कार्य करना वाला न हो तथा अकर्मण्यता भी न कर। तो क्या वह कर्म करते हैं? फल की इच्छा ही न करे, लेकिन वे तो अपनी आंखों के सामने ही बच्चों का सभ्य और सुसंस्कृत बनता देखना चाहते थे। वे अजीब पेशो पेश में थे। उस दिन के बाद ही उनकी दिनचर्या एकदम ही बदल गई थी। वे खूब सुबह सुबह उठते, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर घूमने निकल पड़ते। हरे भरे खेतों को मुक्त भाव से निहारते हुए दूर तक निकल जाते थे। वापस आने पर उनका भतीजा पूछता, बाबूजी, आप किस तरफ घूमने निकल गए थे? उनके भतीजे का नाम आशुतोष है। अपने भाई और भाभी का असामयिक देहांत के बाद उसको उन्होंने अपने बेटे की तरह ही पाला है। उसकी पत्नी का नाम था प्रभा। वो दोनों भी उनको बाबूजी ही कहते थे। बच्चों की तरह ही दोनों उनकी सेवा करते थे। वे प्रफुल्लित होकर कहते, आज तो रेलवे लाइन की तरफ निकल गया था। बामन के तालाब के पास राम जानकी मंदिर के प्रांगण में बहुत देर तक बैठा रहा। सुबह सुबह तो बहुत ठंडी हवा चलती है बाबूजी। आजकल सर्दी भी तो कितनी है। मेरा तो इतनी सुबह रजाई छोड़ने का मन ही नहीं करता है। हाँ, सर्दी तो बहुत है, पर सुबह की ताजी हवा का सेवन करने से शरीर में सारे दिन ताजगी बनी रहती है। दिमाग बड़ी तेजी से काम करने लगता है। लेकिन बाबूजी, सुबह आप खूब कपड़े पहनकर जाया करे। स्वेटर के ऊपर अपना वह गांधी आश्रम वाला ओवरकोट जरूर पहन लिया करे, और टोप भी। आशुतोष ने चिंतित होते हुए कहा, अरे तू चिंता मत कर, मैं अच्छी तरह से कपड़े पहनने के बाद ही घर से बाहर निकलता हूँ। स्नेह से उसकी तरफ देखते हुए प्रभु दयाल जी ने कहा। तभी मुस्कुराती हुई बहू हाजिर हो जाती है। हाथ में ट्रे में गरम गरम हलवा और चाय। रवे का हलवा बाबूजी को बहुत पसंद है, ये बात प्रभा जानती है। प्रभा ट्रे मेज पर रखकर कहेगी, बाबूजी, इनको भी सुबह अपने साथ घुमाने ले जाया कीजिए। ये तो कैसे कुंभकर्ण की नींद सोते रहते हैं। इनको न जाने कितनी ठंड लगती है। आपकी उम्र तक पहुँचे गए तो पता नहीं इनका क्या हाल होगा। इनका तो हमेशा कब्जी ही बना रहता है। देखिए ना, अभी से तो निकलने लगी है। सुनकर प्रभु दयाल सर हंसने लगते हैं। हलवे की प्लेट उठाकर गरम गरम हलवा खाने लगते। कहते, वाह बेटी, क्या स्वादिष्ट हलवा बनाया है। भगवान करे हमेशा खुशहाल रहो। फिर आशुतोष से कहता है, अच्छा तो कल से तुझे जगाऊं आशुतोष? आशुतोष कहता है, अरे ना बाबूजी, आप भी किसकी बातों में आ गए। सुबह अगर इतनी जल्दी उठूंगा तो ऑफिस में नींद आएगी। मेरा बॉस वैसे भी बहुत गर्म मिजाज का है। जरा सी गलती पर उसका पारा चढ़कर 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। प्रभु दयाल जी कहते, लेकिन तुझे नींद क्यों आएगी? मैं तो सारे दिन चुस्त दुरुस्त रहता हूँ। देखो ना, इस उम्र में भी कितना काम कर लेता हूँ। गांधी जी हमेशा कहते थे कि अगर इंसान नियम संयम के रहे तो वह 100 क्या इतने वर्षों तक स्वस्थ रह सकते हैं। अच्छा, बापू ने ऐसा कहा था? आशुतोष को आश्चर्य होता। हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैं तो बापू के आश्रम में भी कई दिनों तक रहा। मैंने तो उनकी दिनचर्या बहुत निकट से देखी है। आप भी तो बहुत ही नियम कायदे से चलते हैं बाबूजी। रात को ठीक समय पर सो भी जाते हैं, दोपहर को भी थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। मेरे लिए तो ये सब संभव ही नहीं है ना। प्रभा कहती, वाह वाह, बहाने बनाना तो कोई आपसे सीखे। न
बाबूजी, आप तो कल से इन्हें ले ही जाया कीजिए। अगर अभी से इनका ये हाल है तो आगे चलकर क्या होगा? इन्हें जगाने का जिम्मा मेरा है। उनकी नोकझोंक सुनकर प्रभु दयासर हंसने लगते हैं। उन्हें पता है कि दोनों दिन पर इसी तरह हंसी मजाक करते रहते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाते रहते हैं। इससे घर का माहौल बड़ा ही खुशनुमा बना रहता है। वह हंसते हुए बोले, ठीक है भाई, तुम दोनों निर्णय करके मुझे बता देना कि सुबह मेरे साथ टहलने जाना है या नहीं। मैं तो तुम दोनों के पछड़े में बिल्कुल नहीं पड़ता। फिर वे अखबार उठाकर पढ़ने लगे। बहू भी अपने काम काज में लग गई। आशुतोष भी नहाए धोने में स्वस्थ हो गया। उसे भी ठीक समय पर ऑफिस पहुंचना पड़ता था। वे 1 घंटे तक बैठे बैठे अखबार पढ़ते रहते थे, फिर उठकर नहा धोकर रामायण का पारायण करने बैठ जाते थे। आजकल यही उनका रोज का क्रम था। इस समाज को सभ्य बनाने की धुन में उन्होंने अपना बहुत सारा समय गवाया था। अपनी जवानी के दिनों में भारत माता को स्वाधीन कराने की धुन में वह स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। जवानी के वे स्वर्णिम दिन थे। उस समय अगर वे चाहते तो कहीं भी अच्छी सी नौकरी करके मजे से रहते, गृहस्थ जीवन का सुख उठाते और आज उनकी भी भरी पूरी गृहस्थी होती। पत्नी के रहते हुए भी वो सन्यासु की तरह रहे थे। एकदम वैराग्य सा जीवन जिया था उन्होंने। कभी कभी वो सोचने लगते उन्हें सब करने की क्या आवश्यकता थी। उनकी जवान पत्नी के मन में उस समय कितनी उमंगे, कितनी हसरतें और कितनी लालचाएं रही होगी। विवाहित जीवन के न जाने कितने रंगीन सपने उसने अपने मन में सजाए रखे होंगे। क्या अपने खुद की संतान की लालचा उसे नहीं होगी? अपनी गर्भ का बच्चा गिराते हुए उसे कितनी तकलीफ हुई होगी। वे उसे कुछ भी तो न दे सके, उसका एक भी सपना वे पूरा नहीं कर सके थे। कभी कभी ये सब सोचकर उनका मन उद्विग्न हो उठता था। उन्होंने देश और समाज के लिए बहुत कुछ किया था, अब वे कुछ पलों की भी चिंता करेंगे। यही सब सोचते सोचते वह रामायण की चौपाई और भी जोर जोर से पढ़ने लगते थे। उसका अर्थ भी कहते जाते थे। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सफल पुराण वेद कर, कहूँ तात जाने को भी न नर। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है, दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यही निर्णय मैंने तुमसे कहा है। इस बात को पंडित लोग जानते हैं। नर शरीर धरि से पर पीरा, करही तू सही महाभव बीरा। करही मोह बस नर अधनाना, रवास्थ रत परलोक निशाना। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थपरायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। काल रूप तिन्ह कहीं में भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फलदाता। अस विचारी जे परम सयाने, बजहि मोहि सुश्रुत दुख जाने। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप भयंकर हूँ और अच्छे बुरे कर्मों का फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर है, वे संसार को दुख रूप जानकर मुझे ही भेजते हैं। त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक, भज ही मोहि सुर नर मुनि नायक। संत संत के गुण भाषे, तेन पर ही भव जिन्हीं लखी राहे। इसी में शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों का त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भेजते हैं। मैंने संतों और असंतों के गुण रहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है, वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं बैठते। सुनहु तात माया कृत गुणों अरु दोष अनेक। गुण यहाँ अभय न देखी यही, देखिए सो अभिवेक। हे तात सुनो, माया से रचे हुए ये अनेक गुण और दोष है। गुण इसी में है कि वो दोनों ही न देखे जाए, इन्हें देखना ही अविवेक है। श्री मुख वचन सुनत सब भाई, हर्ष प्रेम न हृदय समाई।
करहि विनयति बारहि बारा, हनुमान ही हर्ष पारा। भगवान के श्रीमुख से ये वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदयों में समाता नहीं, वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषक हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। पुनि रघुपति निज मंदिर गए, यही विधि चरित करत नित गनये। बार बार नारद मुनि आवहि, चिरित पुनित राम के गवाहे। तदंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। इस प्रकार वह नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी को पवित्र चरित्र गाते हैं। नित नव चरित देखी मुनि जाहि, ब्रह्मलोक सब कथा कहाहि। सुनि विरंचे अतिशय सुख मानहि, पुनि पुनि तात करो गुण गुनाहि है। मुनि नित्य नई चरित्र देखकर जाते, ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मनाते हैं और कहते हैं, हे तात, बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। सनकादित नारद ही सराहहि, यद्यपि ब्रह्म तीरथ मुनि आहहि। सुनि गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनहि परम अधिकारी। सनकादित मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। अद्यापि मुनि ब्रह्मनिष्ठ है, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वह अपनी ब्रह्म समाधि को पण भूल जाते हैं और आदर्य पूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने का श्रेष्ठ अधिकारी है। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित, सुन ही तजी ध्यान। जो हरि कथा न करहि, रति तीन है कही अपार्षण। सन का मुनि तेज जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं। ये जानकर भी जो श्री हरि कथा से प्रेम करते हैं, उनके हृदय पत्थर है। लेकिन उनका ये क्रम उस दिन अचानक गड़बड़ा गया। शंकर का पत्र पाकर उनका मन बहुत बेचैन होता था। शाम को संध्या करने बैठे तो आंख बंद करने पर बस उन्हें शंकर का ही चेहरा दिखाई देता रहा। शंकर के पत्र ने उन्हें झकझोर कर दिया था। तो क्या वे अब तक गलती मोर्चे पर ही युद्ध लड़े रहे थे? उन्होंने कॉलेज जाना क्यों छोड़ दिया? बच्चों को अब अंग्रेजी और हिंदी कौन पढ़ाता होगा? उनको नैतिक शिक्षा कौन देता होगा? सब अध्यापक तो ट्यूशन को रहे। अर्थात उनको हृदय आतंक कर बैठा है। उनके मस्तिष्क बराबर गीता का श्लोक गूंज रहा था। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुः मा ते स्तनोक स्वस्थ कर्मणि। अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल हेतु कार्य करने वाला न बन, तथा ऐसा भी न हो कि तू कर्म करना ही त्याग दे। उन्होंने सोचा तो यही सत्य है। भगवत गीता में लिखी कोई भी बात असत्य नहीं हो सकती। वे सोचने लगे, श्रम सफलता सिद्धि। आज एकाएक उन्हें फिर से कॉलेज जाने की जल्दी मची। वे नए उत्साह से फिर एक नई शुरुआत करेंगे। वे युद्ध को बीच में छोड़कर नहीं भागेंगे। वे फटाफट कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगे। बहू प्रभा बोली, लेकिन बाबूजी, आप भला कॉलेज क्यों जाएंगे? उस दिन आपने ही तो कहा था कि बस अब से कॉलेज जाना बंद। अब थोड़े दिन आराम से बैठकर पूजा पाठ में मन लगाएगा। प्रभु दयाल जी सर जरा संकोच से बोले, वह तो ठीक है बहू, कहा तो था, पर दिन भर घर में बैठा बैठा भी मैं क्या करूँगा? दिन भर खाली बैठा बैठा बोर हो जाता हूँ। इससे अच्छा ही है कि थोड़ी देर को कॉलेज ही हो आया करूँ। प्रभा बोली, पर बाबूजी, इसके लिए कॉलेज ही जाना क्या आवश्यकता है? घर में बैठे बैठे अगर आप बोर हो रहे हो तो जरा बाजार का एक चक्कर लगा आया करे, या अपने मित्रों परिचितों के पास जाकर उठ बिठ लिया करे। कॉलेज जाने पर तो आप फिर से बन जाएंगे, फिर रोज नियम से आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। हाँ हाँ बहू, मैं भी तो अब यही सोच रहा हूँ कि फिर से रोज कॉलेज जाना शुरू कर दूं। वह क्यों? जरा बच्चों को पढ़ाया दिया करूँ। आप भी बाबूजी, अब आप बच्चों को पढ़ाने की चिंता छोड़िए। बेकार में ही क्यों इतनी मेहनत करते रहते हो? यहाँ क्या आपकी जिम्मेदारी है?
लेकिन यदि मैं पढ़ाने नहीं जाऊंगा तो बच्चों को अंग्रेजी और हिंदी कौन पढ़ाएगा, उन्हें नैतिक शिक्षा कौन देगा और भारतवर्ष की स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास कौन बताएगा बहू। तो इसकी चिंता आप क्यों करते हैं बाबूजी? सुनकर हतप्रभ रह गए प्रभुदयाल जी। जरा विस्मय से बोलो बहू, अगर मैं उनकी चिंता न करूं तो भला कौन करेगा? मैं क्या इस देश का नागरिक नहीं हूँ? वाह, ये आपने खूब कहा। इस सब की चिंता करने के लिए कॉलेज के प्रिंसिपल साहब जो है, वही इन सब विषयों को पढ़ाने के लिए किसी न किसी अध्यापक को ही नियुक्ति करेंगे। सरकार उन्हें इसका वेतन देगी। इस सब के लिए अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आप सारे दिन आराम किया करें और हम भी तो अब आप अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। अगर घर में मन न लगे तो थोड़ी देर को बाजार घूम आया करें, दोस्तों के यहाँ जाकर उनसे गपशप कराया करें। वैसे भी सुबह तो आप टहलने जाते ही है। आप ही तो कहते हैं कि इससे दिन भर शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहती है। प्रभु दयाल जी समझ गए कि बहू को इतनी आसानी से नहीं बनाया जा सकता। वह बहुत ही चतुर है, इसीलिए हंसते हुए बोले, बहू तुम्हारी बात भी गलत नहीं है। मुझे मालूम है कि तुम दोनों मुझे कितना चाहते हो, मेरी कितनी सेवा करते हो, पर बहू एकाएक बीच में बच्चों का पढ़ना छोड़ देना ठीक नहीं है। इसे बच्चों के बढ़ाई का बहुत ही हर्ष होगा। साल के बीच में नया अध्यक्ष भी कहाँ मिलेगा? पहले सरकार से लिखा पढ़ी करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर किसी नए अध्यापक की नियुक्ति होगी। अगर इन सब विषयों के अध्यापक होते तो फिर मुझे कॉलेज जाने की आवश्यकता ही क्या थी? फिर बच्चों को देश के स्वतंत्र संग्राम का इतिहास बताने में तो किसी भी अध्यापक की रुचि नहीं है। सभी लोग तो आजकल पैसा कमाने में व्यस्त है। उन्हें इस बात का समय ही कहाँ है कि दो चार अच्छी बातें भी बच्चों को बताए। मैं तो सोच रहा था कि साल में बच्चों को और पढ़ा दूं। बेचारा को साल तो बर्बाद न हो। अगले साल बच्चे जाने और कॉलेज का मैनेजमेंट जाने, मेरी बला से। प्रभु हंसकर बोली, मैं जानती हूँ बाबा जी, आपको बच्चों की बहुत चिंता है, पर आपको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिए। मेरी बात तो आप बिल्कुल सुनते ही नहीं है। मैं आपकी बहू हूँ, बेटी नहीं हूँ ना, इसीलिए। प्रभु दयाल जी उसकी बात सुनकर हंस दिए। तू तो बच्चों से रुठ जाती है बहू। कौन कहता है कि तू मेरी बेटी नहीं है? तू तो मेरी 7 जन्मों की बेटी है और माँ भी है, तभी तो तू मेरी इतनी चिंता करती है। अब क्या 2 महीने की तो बात है, फिर तो बोर्ड के इम्तिहान भी शुरू हो जाएंगे। बस मेरा काम खत्म। सुनकर प्रभास मुस्कुराने लगे। उसे मालूम था कि बाबूजी का काम कभी भी समाप्त नहीं होगा। देखो तो उसे कैसे बदला रहे। वे उसे तो निरी बच्ची ही समझते हैं। ये भाग यही खत्म होता है। आगे की स्टोरी सुनने के लिए हमारा अगला वीडियो का इंतजार करें। ऐसी कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। सुनने के लिए धन्यवाद।